सर्दियों का मौसम था। कपकपाती हुई ठंड में संध्या कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में तेज सर्द हवाएं हड्डियों को ऐसे चीर रही थीं, मानो बर्फीले तीर लगातार बदन में उतर रहे हों। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियों तक उतर गई है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। ये कपड़े भी न जाने कब इतने जमा हो जाते हैं। चल संध्या, जल्दी जल्दी निपटा ली, नहीं तो पानी में हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। अरे ये हवा भी कैसी बर्फीली चल रही है, लेकिन क्या करें, घर का काम है, खुद ही करना पड़ेगा। बस थोड़ा हिम्मत रख, सब हो जाएगा। संध्या की माँ कुसुम बेहद गरीब थी। उसने मेहनत मजदूरी करके ही संध्या को पाला था, इसलिए बेटी की शादी में बहुत कुछ दे पाना उसके बस की बात नहीं थी। बस 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारा आशीर्वाद देकर ही संध्या को ससुराल भेजा गया। दिसंबर की जमाने वाली ठंड में संध्या की शादी गंगाराम से हुई थी। मौसम और सर्द होता गया और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी ने पूरे गांव को कंपा दिया था। सिर छुपाने भर को उनके पास बस एक पुरानी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें संध्या, उसका पति गंगाराम और उसके सास ससुर रहते थे। शाम का समय था। दिन भर मजदूरी करके थका हारा गंगाराम झोपड़ी में लौटा। ठंड और थकान उसकी चाल में साफ दिखाई दे रही थी। ले बेटा, ये मेरा फटा पुराना कंबल ही सही, लेकिन तू इसे बहू को दे दे। कल रात बेचारी ठंड से कांप रही थी, उसके पास ढंग का ओढ़ने को कुछ नहीं है। हम बूढ़ों की ठंड तो ऐसे ही कट जाएगी, पर नई बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जा दे आ उसे, कह देना कि माँ ने भेजा है। माँ, ये कंबल तो पहले से फटा हुआ है, आपको और पिताजी को ठंड लग जाएगी। आपके पास तो दूसरा भी नहीं है। आपको तो इन छेदों से हवा सीधी लगती होगी। आप कैसे रात काटती होंगी? मैं कैसे ले लूं इसे? मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी दे ठंड झेल लेती है, पर नई बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ठीक रहूंगी बेटा, तुम बस उसे ये कंबल दे आओ, मना मत करना। अब गंगाराम पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर उसके बूढ़े माता पिता थे, जिनकी कांपती देह ठंड से जूझ रही थी, और दूसरी ओर उसकी नई नवेली पत्नी संध्या, जो अभी इस कठोर मौसम की आदी भी नहीं थी। तीनों का ख्याल रखना उसका फर्ज था, पर घर में बस एक ही कंबल था और वही उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया था। वह सोचों में डूबा वहीं बैठा था कि तभी संध्या कुएं से कपड़े धोकर लौट आई। गंगाराम के चेहरे पर छाई बेचैनी और उसकी आंखों में तैरती असहायता को देखते ही संध्या समझ गई कि वह किसी भारी चिंता में है। क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों बैठे हैं? माँ ने जो कंबल दिया है वो मुझे मत दीजिए। उन्हें खुद ठंड बहुत लग रही है। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं कैसे ना सोचूं? कल रात तुम ठंड से कांप रही थी, ऐसे कैसे रहने दूं तुम्हें? तुम्हें भी कंबल चाहिए। मैं वो कंबल नहीं लूंगी। माँ की हालत देखकर मैं उसे ओढ़ भी नहीं पाऊंगी। पहले उन्हें मिले, मैं तो संभाल लूंगी। अभी वो कंबल माँ के पास ही रहने दे, मैं अपना काम चला लूंगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें यूं ठंड में नहीं रहने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारे लिए अलग से कंबल जरूर लाऊंगा। तुमने जो रात गुजारी वैसी मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे लिए नया कंबल लेकर आऊंगा, यह मेरा वादा है। इतना कहकर गंगाराम भारी कदमों से मजदूरी पर निकल गया, मानो मन कहीं घर में ही अटका हो। उसके जाते ही संध्या ने घर के सारे छोटे मोटे काम निपटाए और थकी हुई सी बाहर आकर धूप में बैठ गई। सर्द हवाओं के बीच सूरज की हल्की सी गर्माहट उसके बदन पर पड़ते ही उसे एक पल के लिए राहत मिली और वह चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगी कि इस कठिन समय में वह अपने परिवार को कैसे संभाले। अरे वाह, कितनी अच्छी धूप निकली है आज। कितना सुकून मिल रहा है बदन को। अभी थोड़ी देर पहले तो ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। काश हर रोज ऐसी धूप निकल आया करे तो काम भी आसानी से हो जाए। सच में इस जमाने वाली ठंड में धूप ही तो सबसे बड़ी राहत है। थोड़ी देर यहीं बैठकर गर्माहट ले लूं, शरीर भी ढीला हो जाएगा और मन भी हल्का। भगवान करे ये धूप थोड़ी देर और टिक जाए,
क्योंकि रात होते ही तो ठंड फिर से अपने पूरे जोर पर आ जाती है। रात की वो कड़वी हवा कौन रोक पाएगा। बस दिन भर की ये थोड़ा सी गर्मी ही सहारा है, नहीं तो रात में तो कांपना ही पड़ता है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। फूस की झोपड़ी के बाहर सर्द हवा सरसराकर बह रही थी और अंदर सब लोग सादा सा खाना खाकर चुपचाप अपने बिस्तरों पर लेट गए थे। थकान और ठंड दोनों ने उन्हें जल्दी ही निष्प्राण सा कर दिया, मानो पूरे दिन की भागदौड़ अब अंधेरे में कहीं घुलती जा रही हो। बहुत ठंड तो नहीं लग रही ना? आज हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं ठीक हूँ। आप तो पूरे दिन की थकान के बाद लेटते ही सो जाएं। थकान तो है, पर नींद कहाँ आएगी। मन में बस यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें और माँ बाबूजी को कैसे आराम मिले। हम लोग संभाल लेंगे, आप इतना मत सोचिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सो जाइए, रात बहुत लंबी है। कल कोशिश करूंगा कुछ इंतजाम करने की, ताकि यह ठंडी रातें थोड़ी आसान हो जाए। गंगाराम संध्या से बातें ही कर रहा था कि अचानक बाहर से तेज हवा का झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि झोपड़ी की खिड़की जोर से खुल गई और उसका एक पल्ला टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। संध्या और गंगाराम दोनों एकदम चौंक गए और पल भर के लिए झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। हाय दैया, ये कैसी रात है। खिड़की भी नहीं संभाल पा रही है हवा की मार। बेटा, अब तो लग रहा है ये झोपड़ी भी साथ छोड़ देगी। कहाँ जाएंगे हम इस ठंड में? बदन तो पहले ही कांप रहा है, ऊपर से ये आफत। हे भगवान, जरा रहम कर देना, नहीं तो हम बूढ़े लोग आज की रात कैसे काटेंगे। संध्या तुरंत उठी और बिना कुछ सोचे अपनी चादर उतारकर खिड़की पर टांग दी, ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अपनी चादर क्यों उतार दी? ठंड लग जाएगी तुम्हें। रहने दो, हम लोग झेल लेंगे। नहीं बाबूजी, हवा सीधे अंदर आ रही है। आप वैसे ही बीमार हैं, ऐसे कैसे रहने दूं आपको? लेकिन बहू, तुम बिना चादर के कैसे रहोगी? रात और भी ठंडी हो जाएगी। हम थोड़ा बहुत संभाल लेंगे। तुम अपनी चादर वापस ले लो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो क्या होगा? आप बस लेटे रहिए, ये चादर यहीं रहने दीजिए। बहू, तुम भी ना अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आपकी सेवा करना ही मेरा ध्यान है बाबूजी। बस अब ठंड अंदर ना आए, यही काफी है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। आज शाम मैंने देखा था कि मुखिया के आदमी कंबल बांट रहे थे। मैं भी पहुंचना ही वाला था, लेकिन तब तक सारे कंबल खत्म हो गए। वे लोग रोज इसी समय आते हैं, कल फिर आएंगे। इस बार मैं पहले ही जाकर खड़ा हो जाऊंगा। भगवान से मनाऊंगा कि कंबल मिल जाए, ताकि घर में कोई ठंड से परेशान न हो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। कल कंबल लेकर ही लौटूंगा, चाहे जितनी भी भीड़ क्यों ना हो। अरे बेटा, रहने दे, हम लोग किसी तरह रात निकाल लेंगे। इतना मन पर मत ले। तो खुद कितना थक जाता है और फिर भी सबसे पहले हमारा ही सोचता है। भगवान तेरा भला करे बेटा। आप क्यों इतनी तकलीफ उठाना चाहते हैं? मेरे लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। इतनी ठंड में आप एक कदम भी बाहर मत रखिए। मेरी वजह से आप अपनी सेहत क्यों खतरे में डालें? तुम्हें ठंड में कांपते हुए देखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जानता हूं बाहर कितनी सर्दी है, पर कुछ न करना भी सही नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ न हो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी सी ठंड झेल सकती हूँ, लेकिन आपको परेशान होते नहीं देख सकती। मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। मैं ठीक हूँ, सच में। चिंता कैसे न करूं? घर में जो कुछ है वह कम पड़ रहा है, और तुम कह रही हो कि मैं कुछ न करूं। तुम्हारी तकलीफें मुझे चैन नहीं लेने देती। ठीक है, आज नहीं जाऊंगा, पर ऐसा मत समझना कि तुम्हारी तकलीफें मुझे दिखाई नहीं देती। उस दिन गंगाराम कंबल लेने की उम्मीद में गांव के बाहर बने शिविर के पास गया और सड़क किनारे ही बैठ गया। उसने सोचा, शायद कोई आकर गरीबों में कंबल बांटेगा, पर घंटों इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। कहाँ रह गई ये?
कब से गए हैं कंबल लेने, अभी तक लौटे भी नहीं। इतनी ठंड में सड़क किनारे बैठे होंगे। हे भगवान, इनकी तबीयत को कुछ ना हो। क्यों इतनी चिंता करते हैं सबकी और अपनी परवाह नहीं करते। कंबल मिलेगा या नहीं ये बात की बात है, पहले इन्हें लौट आना चाहिए। मन घबरा रहा है, बस जल्दी से घर आ जाएं। ठंडी रात उतर आई और वह वहीं पड़े पड़े कांपता रहा, पर उम्मीद छोड़ने का मन नहीं हुआ। इंतजार करते करते सुबह होने लगी और उसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था। जैसे तैसे उठने की कोशिश में वह लड़खड़ाते हुए घर की तरफ लौटा, पर झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही संध्या दौड़ती हुई बाहर आई। उसने घुटनों के बल बैठकर गंगाराम को उठाया और कांपती उंगलियों से उसका माथा छुआ। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। ये देखकर संध्या की आंखों में डर और चिंता एक साथ उभर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? इतनी हालत कैसे हो गई? उठिए, मेरी बात सुनिए। पूरे बदन में आप क्यों लग रही है? कहाँ थे आप पूरी रात? क्यों नहीं लौटे? मैं वहीं सड़क किनारे बैठा था, सोचा था कंबल बांटने वाले आएंगे, पर कोई नहीं आया। संध्या, देर रात तक इंतजार करता रहा, फिर भी कोई नहीं पहुंचा। ठंड इतनी तेज थी कि शरीर सुन्न पड़ गया। चलने की कोशिश की, पर कदम नहीं उठे, बस गिर पड़ा। क्यों करते हैं आप अपने साथ इतनी तकलीफ? मैंने कहा था ना, मेरे लिए अपनी जान मत खतरे में डालिए। देखिए कैसी हालत हो गई है आपकी। मैं तुम्हारे लिए ही वहां खड़ा रहा, माँ बाबूजी के लिए भी। सोचा था आज कंबल मिल जाएगा, पर कोई सेठ, कोई आदमी आया ही नहीं। पूरी रात बस ठंडी हवा ही काटती रही। अब कुछ मत बोलिए, बस चुप रहिए। आप घर आ गए, यही बहुत है। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। बेचारी संध्या ने जितना बन पड़ा उतना किया। तेल गर्म करके गंगाराम के हाथ पैरों की मालिश करती रही। उम्मीद करती रही कि उसकी हालत में थोड़ा तो सुधार आएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में गंगाराम और भी कमजोर होता चला गया। घर में पैसे न होने के कारण संध्या उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकी। इलाज की कमी और लगातार बढ़ती ठंड ने उसका शरीर तोड़ दिया और आखिर एक दिन गंगाराम ने संध्या की गोद में ही दम तोड़ दिया। शादी को मुश्किल से दूसरा महीना ही हुआ था और संध्या विधवा बनकर सड़क पर आ खड़ी हुई। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके ऊपर ढह गई हो। अब गंगाराम के बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने तक का सहारा नहीं बचा था और उसकी माँ की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वह आर्थिक मदद कर सके। संध्या के सामने हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर भी वह टूटे दिल से अपने परिवार को संभालने की कोशिश में लगी रही। बिटिया, चल मेरे साथ घर चल। माँ, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। ये दोनों आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। गंगाराम के जाने के बाद उनके सहारे सिर्फ मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखा है। ऐसे समय में मैं इन्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं? तेरा दिल कितना बड़ा है, लेकिन तू खुद भी तो इस दुख में बिल्कुल अकेली है। तू इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सहन कर चुकी है, अब और कितना बोझ उठाएगी? मुझे तेरी हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो कम से कम मैं तेरा ख्याल रख पाऊंगी। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी चिंता में यहाँ आई हैं, पर इनका दुख भी तो मेरा ही है। अगर मैं चली गई तो इन्हें कौन संभालेगा? कौन इनके लिए दवा पानी करेगा? मैं जानती हूँ तू अपने सास ससुर की चिंता करती है, पर तू भी तो मेरी बेटी है। तेरे ऊपर भी किसी का हाथ होना चाहिए। चल कुछ दिन मेरे पास रह ले। यहाँ तू कैसे सब संभालेगी बेटिया? आप निश्चिंत रहें, मैं ठीक रहूंगी। बस मुझे यहीं रहने दीजिए। जब तक ये दोनों मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यही मेरा घर है माँ, और इन्हीं के साथ रहना मेरा फर्ज भी है और मेरा दिल भी यही कहता है। आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू ही हुई थी। हर बात, हर मुस्कान आपकी याद आ रही है। काश उस रात मैं आपको रोक पाती। शायद आज हालात ऐसे ना होते। आप चले गए, पर आपका साया अब भी हर जगह है। मैं कैसे संभालूं खुद को आपके बिना? बस एक बार और मिल पाती तो कह देती कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। यह सब याद करके संध्या का दिल भर आया
और वह खुद को रोक न सकी। आंसू उसकी आंखों से चुपचाप बहने लगे। बिटिया, खुद को इतना मत तोड़। मैं जानती हूँ तू कितना दुख सह रही है। हमारा भी सहारा चला गया, पर अगर तू ही टूट जाएगी तो हमें कौन संभालेगा? माँ, आप चिंता न मत कीजिए। अब मैं हूँ ना, मैं आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक सांस चलेगी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब आप ही मेरा सहारा है और मैं आपका। बहू, तूने फिर साबित कर दिया कि तू हमारे घर की बेटी है। भगवान तुझे हिम्मत दे। इतना सोचकर संध्या ने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाते हुए काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। कई जगह पूछते पूछते वह आखिर शहर तक पहुंच गई। शहर में कदम रखते ही उसने देखा कि लोग गर्म स्वेटर और मोटे ऊनी कपड़े पहनकर आराम से सड़कों पर घूम रहे थे, मानो ठंड उनके आसपास भी न भटकती हो। ये सब देखकर संध्या की आंखों में अपने हाल की कसक और गहरी हो गई। सभी चल रहे हैं, कैसा सुख है लोगों के जीवन में, और मेरे हिस्से में बस संघर्ष ही आया है। पर संध्या, तू हार नहीं मान सकती। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। घर भी चलाना है और माँ बाबू जी को भी संभालना है। चाहे जितनी ठंड हो, जितनी मुश्किलें हो, आज काम ढूंढ कर ही लौटना है। हिम्मत रख, कदम मत रुकने देना। शहर पहुंचकर संध्या ने हिम्मत जुटाई और घर घर जाकर काम मांगने लगी। हर दरवाजे पर वह उम्मीद लेकर खड़ी होती, शायद कहीं से एक मौका मिल जाए ताकि वह अपना टूटा हुआ घर फिर से संभाल सके। बहन जी, मैं काम की तलाश में हूँ। अगर आपके घर में कोई भी काम हो, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, जो कहेंगी मैं कर लूंगी। तुम नई लग रही हो, पहले कभी यहाँ देखा नहीं। कहाँ से आई हो और अचानक काम की जरूरत कैसे पड़ गई? घर की हालत बहुत खराब है और 2 बुजुर्गों को संभालना है, इसलिए सोचा कि कहीं कोई काम मिल जाए तो कुछ सहारा बन जाएगा। आप चाहें तो एक दिन रख कर देख सकती हैं, मैं मन लगाकर काम करूंगी। ठीक है, रो मत। अगर काम की इतनी जरूरत है तो आज से ही शुरू कर दो। घर बड़ा है, हाथ की जरूरत भी रहती है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें रख लूंगी। धन्यवाद बहन जी, आप भरोसा रखिए, मैं अपना हर काम पूरी लगन से करूंगी। धीरे धीरे संध्या को शहर में काम मिलने लगा। पहले एक घर में काम मिला, फिर कुछ समय बाद 3-4 और घरों से भी बुलावा आने लगा। ठंड के मौसम में वह बर्फ जैसे ठंडे पानी से बर्तन धोती, कपड़े निचोड़ती और सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी खुशी थी। अब उसके पास घर चलाने के लिए पैसे थे, बूढ़े सास ससुर की दवाइयां खरीदने का सहारा था और भूख की चिंता कुछ कम हो गई थी। कभी कभी गांव में हल्की बर्फबारी भी हो जाती, जिससे ठंड और बढ़ जाती, पर संध्या ने कभी काम से छुट्टी नहीं की। वह हर दिन समय पर पहुंचती, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे एक पूरा घर उसकी कमाई पर टिका है। इसी तरह मेहनत करते करते कब 1 महीना बीत गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। संध्या, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। आज शाम कंबल बांटे जा रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए एक कंबल अलग रख लिया। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, ठंड थकान किसी बहाने के बिना, और फिर भी हमेशा काम समय पर करती हो। मुझे लगा तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, इसे अपनी पगार के साथ ही रख लो। ठंड बहुत बढ़ गई है, खुद को संभाल कर रखना, और हाँ, इसे कोई एहसान मत समझना, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है बस। पुराना कंबल देखते ही संध्या की आंखें भर आईं। उस कंबल ने उसे गंगाराम की याद, उनका संघर्ष और बीती ठंडी रातें एक साथ लौटा दी। उसे छूते ही जैसे दिल की कोई पुरानी पीड़ा फिर से जाग उठी और संध्या की पलकों पर आंसू चुपचाप चमकने लगे। संध्या, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या इस कंबल में कुछ ऐसा है जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है? अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मैं इसे बदल दूंगी। बताओ, क्यों रो रही हो? नहीं दीदी, कंबल में कोई कमी नहीं है, बस इस तरह का कंबल देखते ही दिल भर आया। मेरे पति भी इसी तरह के कंबल की उम्मीद में गए थे। रात भर सड़क किनारे बैठे रहे कि शायद कोई बांटने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ठंड इतनी तेज थी कि उनका शरीर सुन्न पड़ गया और सुबह घर लौटते लौटते दरवाजे पर ही गिर पड़े।
उसी ठंड ने उन्हें मुझसे छीन लिया दीदी। ये कंबल देखते ही वो रात, वो तकलीफ सब सामने आ गया, इसलिए आंसू निकल आए। संध्या की बातें सुनकर मालकिन का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। संध्या, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में इतना गहरा दर्द छिपा है। अगर मैं जानती तो ये कंबल ऐसे ही तुम्हें ना देती। तुमने जो सहा है वो बहुत बड़ा है, कोई भी टूट जाता, पर तुम अभी भी खड़ी हो, ये तुम्हारी हिम्मत है। और सुनो, अब तुम अकेली नहीं हो, जितना बन पाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस कंबल को बुरा मत मानना, मैंने दिल से तुम्हारे लिए रखा था। दया और सहानुभूति से भरी मालकिन अंदर गईं और लौटकर 2 नरम कंबल संध्या के हाथों में रख दिए। संध्या, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। तुमने बहुत सहा है, इसलिए ये 2 कंबल रख लो, एक अपने लिए और एक घर वालों के लिए। ठंड बढ़ गई है, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये लो तुम्हारी पगार, तुमने पूरे महीने बहुत मेहनत की है, इसे किसी एहसान की तरह मत लेना, ये तुम्हारा हक है। उम्मीद है इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। संध्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे ठंड के बीच किसी ने उसके जीवन में थोड़ी सी गर्माहट लौटा दी हो। 2 कंबल और कुछ गर्म कपड़े पाकर संध्या का चेहरा खिल उठा। महीनों बाद उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी में थोड़ी सी राहत लौट आई हो। उन्हें संभालकर वह जल्दी से घर पहुंची और बिना देर किए एक कंबल अपने बूढ़े सास ससुर को थमा दिया ताकि वे ठंड की रातों में थोड़ा आराम से सो सकें। दूसरा कंबल उसने खुद ओढ़ लिया, पर जैसे ही कंबल की गर्माहट उसके शरीर को छूती, उसके दिल में गंगाराम की याद ताजा हो जाती, क्योंकि इस एक कंबल के लिए उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा था। सच्चाई यही थी कि सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए किसी सजा की तरह आता है, जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि भूख, लाचारी और खोए हुए अपने की कसक भी साथ लाती है। पर संध्या फिर भी रोज हिम्मत जुटाती रही, क्योंकि टूटे हुए घरों को संभालने के लिए अक्सर सबसे ज्यादा ताकत उसी के दिल में होती है जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा परखी गई हो।